हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि आज आप सभी को पता है, आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हुए जिन लोगों का एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर को जूनियर असिस्टेंट का। देखिए, ये एग्ज़ाम 2 पालियों में होगा और लगभग 1.25 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देंगे, यानी कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि 746 पदों पर भर्ती होनी है। यानी कि बहुत से बेरोजगारों के पास आज से 1 वर्ष पश्चात रोजगार होगा। ठीक है, तो यानी कि बड़ा एग्ज़ाम है, बोल सकते हैं कि 12th लेवल का महाकुंभ है। और भैया इसमें वही बाजी मारेगा, पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं पहले बता रहा हूँ, जिसको ज़्यादा फैक्ट याद होंगे, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे यूके ट्रिपल एस के, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इंसान होता है और कभी भी जो घबराता नहीं अंदर से, वही इस एग्ज़ाम में बाजी मारता है। ये मैं हमेशा से बोलता हूँ। ज़्यादा स्टडी से कभी सफलता नहीं मिलती, आपको सफलता मिलती है पॉजिटिव अप्रोच से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, और उसके साथ साथ एक निश्चित वे में जो सिलेबस पैटर्न होता है आयोग का, उसके आधार पे आपने स्टडी की हो। ये सभी चीज़ें मिलकर सक्सेस बनाती हैं। ठीक है, और जो घबरा जाता है बहुत पढ़ने के बावजूद, तो वो फिर वहाँ पे वापस हो जाता है। तो हमेशा मन में ख्याल रखना, भाई मैं इतनी दूर तक आया हूँ, वापस जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, आगे जाने के लिए आया हूँ, यानी कि सफलता लेने के लिए। ठीक है, इसी आशा के साथ आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। बहुत से लोगों का सिलेक्शन होगा इस बार देवभूमि परिवार से, ये मेरा विश्वास है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड ग्रुप सी मॉडल पेपर 20, यानी कि बोल सकते हैं उत्तराखंड ग्रुप सी प्रैक्टिस पेपर 20, और 100 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे इसमें यूके ट्रिपल एस के ट्रेंड पे, पैटर्न पे। और अगर आप इसमें देखिए 60 प्लस स्कोर करते हैं जनरल कैंडिडेट, तो आप बहुत ही अच्छी दौड़ में हैं और आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब है। बाकी अदर कैटेगरी +-5 +-4 करके अपने आप को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभाग को भेजी जाती है उनका उल्लेख नीचे किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो मूल पत्र होता है उसकी प्रतिलिपि जिस भी विभाग को भेजी जाती है ना, उन विभागों का उल्लेख नीचे किया जाता है पत्र में, सरकारी पत्र में, और इसको कहा जाता है हमारा पृष्ठांकन। ठीक है, ऑप्शन 20 में से आंसर हो जाएगा, पृष्ठांकन बोलते हैं इसको। ठीक है, आपने देखा होगा ना, प्रतिलिपि अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजी गई है सचिव को, राज्यपाल को, वित्त सचिव को, तो ये पृष्ठांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रज भाषा हमारी विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। ज़्यादा मैं देखिए डिस्कस नहीं करूँगा, सेशन फिर लंबा हो जाता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करूँगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र अब अस्तित्व में नहीं है? तो चौथा ऑप्शन तो गायब हो गया इसमें से। चलिए, तो देखिए, हमारा जो कार्यालयी पत्र था तार, यानी कि टेलीग्राम बंद कर दी गई ना सर्विस। ठीक है, टेलीग्राम सर्विस अब बंद हो चुकी है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ चलेगा सर, चौथा ऑप्शन ही शासनादेश था इसमें। चौथा क्वेश्चन बोलता है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? यानी कि अज्ञेय जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना न जा सके। ठीक है, ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही आंसर सी, जिसे जाना न जा सके। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नागरी लिपि सुधार समिति स्थापित हुई थी 1935 में, ऑप्शन बी 1935, 1935। एंकर द्वारा किसी घटना स्थल से समाचार का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो देखिए, एंकर जब सीधा प्रसारण करता है घटना स्थल से, तो इसको कहता है लाइव। ठीक है, लाइव होना, यानी कि लाइव न्यूज़ हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, हमारा जो हमारा समाचार से संबंधित जितने भी टर्म है, उस पर एक पूरा टॉपिक है जनसंचार वाला, मैंने शेयर भी किया था आज कम्युनिटी बॉक्स में, आप देख लेना। पत्रकारिता और जनसंचार, जनसंचार के आधुनिक माध्यम, और पत्रकारिता और जनसंचार में ही आपको ये मिल जाएगा। एंकर बाइट क्या होता है, लाइव क्या होता है, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, सभी चीज़ें आप वहाँ पे जान पाएंगे। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताना इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो समूहवाचक संज्ञा का बोध किस में नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए में, दौड़। ठीक है, दौड़ इसमें क्रिया होगी भाई, दौड़ना तो क्रिया है ना, तो मूल धातु दौड़ हुई, ना दौड़ना हो गया। बाकी कक्षा, सभा, भीड़, सभी समूहवाचक संज्ञा है। आज तो रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, तो ही अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। आज तो रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, यानी कि वाक्य पर जोर डालने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं निपात, बलदायक जो हमारे शब्द होते हैं
वाक्यों को बलदायक शब्द प्रदान करते हैं। ही देखिए ऐसा भी तो बन सकता था ना सेंटेंस, आज तो रविवार है वह घर पर ही रहेगा, लेकिन आज तो रविवार है वह घर पर ही रहेगा, मतलब हम जोर दे रहे हैं, जहाँ पर जोर दे के बोलते हैं उनको निपात कहा जाता है। नए युग में शत्रु, इसके रचनाकार कौन है? तो नए युग में जो शत्रु है ये हमारी रचना है मंगलेश डबराल की, ऑप्शन डी। अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवर का विलोम देखिए, अवर अधीनस्थ सेवा चयन बोलते हैं ना, जैसे आपका लोअर पीसीएस आया था, लोअर मतलब होता है अवर, अपर मतलब होता है प्रवर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, अवर का विलोम होता है प्रवर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची देखिए हिमांशु है, सीसी है, सुधाकर है, रविसुत जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। निम्न में से फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि फल के इनमें से कौन कौन से अर्थ निकल सकते हैं और इनमें से कौन सा अर्थ फल का नहीं होगा? तो फल का मतलब परिणाम भी होता है, रिजल्ट। ठीक है। फल का मतलब एक मेवा होता है, खाने वाला फल। ठीक है। फल का मतलब लाभ भी होता है, फल का मतलब अर्क नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अर्क जो है वो फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि परिणाम, मेवा, लाभ ये सभी फल के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्न में से किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? बताइए कौन सा शब्द है दिए गए विकल्पों में जिसका प्रयोग एक वचन में होगा? सदा, सदा बोल रहे हो। तो प्रत्येक जो शब्द होता है हमेशा प्रत्येक का हमारा एक वचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, सदैव, प्रत्येक। धीरज अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? चलिए, टीम ने अब नाम ही ऐड कर दिया मेरा। धीरज अखबार पढ़ रहा है, यानी कि देखिए जब भी जो क्रिया होती है ना, क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़ता है तो वहाँ पे होती है हमारी सकर्मक क्रिया। क्रिया का अगर फल हमारा सीधे कर्ता पे पड़ता है तो वो होती है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे धीरज क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, क्या पढ़ रहा है? अखबार। पढ़ना क्या होगी? क्रिया। पढ़ने की क्रिया किस पे जा रही है? अखबार पे, डायरेक्टली धीरज पे नहीं आ रही, यानी कि कर्म है इस सेंटेंस में मौजूद, अखबार कर्म है ना इस सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहीं पे मैं बोलता धीरज पढ़ रहा है तो ये हो जाती है अकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म का लोप हो जाता है इसमें, सीधे कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है फिर क्रिया का। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक होता है भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। आधा तीतर आधा बटेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बिल्कुल ही मिसमैच होना, मतलब बेमेल हो जाना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, बेमेल होना, मतलब आधा ना तीतर ही दिख रहा है ना बटेर ही दिख रहा है ना, सिंपली पता चल रहा है, यानी कि वो बेमेल है, बिल्कुल खिचड़ी टाइप। बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार के पूरे टॉपिक दिए मैंने इसलिए बोला था। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं यार पेड कोर्स आप लाते हो और पेड कोर्स में कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हमारा पेड कोर्स है हिंदी का हो या उत्तराखंड जीके का हो, जिन लोगों ने लिया है वो आगे जब एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उनको पता चलेगा। पीसीएस मेंस या लोअर पीसीएस मेंस जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी, कैसे वहाँ पे अलंकार को साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में आपको समझाया गया है, ताकि जिसको हिंदी का भी नहीं आता वो भी अलंकार को समझ जाए। ये खासियत है कोर्सेज की। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई अपनी तारीफ वाली बात नहीं है। अगर आप एक बार देखेंगे ना कोर्सेज को तब आपको पता चल जाएगा। हिंदी का कोर्स 1500 रुपये का है स्टोर पे, उत्तराखंड जीके का कोर्स हमारा 2000 का है। कॉम्बो कोर्स लेता है तो जिसमें आपको उत्तराखंड हिंदी और रीजनिंग का कोर्स भी मिलता है, वो हमारा 3 मतलब 4 का, यानी कि 3333 रुपये का। भाई इतने में आपको एक माह की फ़ीस है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन में अगर आप जाते हैं आज की डेट में, इससे कम फीस कहीं पे नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कंपेयर ना करें। जो कंटेंट आपको मिलता है बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाया जाता है और बहुत मेहनत के साथ, बहुत सबसे मेन चीज़ ये तो होता है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पूरा आज की डेट में आप देख रहे हो एजुकेशन जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन कोचिंग का सिस्टम है बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट वहीं तो जाएगा जहाँ उसको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है देखिए, बूंद अघात सहे गिरी कैसे, मतलब जो बूंदों के घात होते हैं, भारी वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, उसको पर्वत कैसे सह जाते हैं, सहते हैं ना। खल के बचन संत सह जैसे, मतलब जैसे अज्ञानियों के वचनों को संत सहते हैं। ठीक है, मतलब जो साधु लोग होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है, यानी कि ये उदाहरण अलंकार है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें। सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सदा सत्य बोलना चाहिए ये वाक्य है हमारा, क्योंकि इसमें देखिए एक हमारे क्या बोल रहे, इच्छा पैदा हो रही है। भाई सदा सत्य बोलना चाहिए आपको, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बड़प्पन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा?
तो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। बड़प्पन में हमारा पन प्रत्यय होगा, ठीक है, पन, बड़प्पन, इसमें पन प्रत्यय हो जाएगा हमारा। अगला है देखिए, शेखर जोशी द्वारा रचित कोसी का घटवार सर्वप्रथम डैश डैश पत्रिका में छपी जिससे शेखर जोशी को बहुत पहचान मिली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। देखिए शेखर जोशी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है कोसी का घटवार, और इसमें हमारा देखने को मिलता है एक फौजी की ज़िंदगी का एक यथार्थ चित्रण है। इसमें रिटायर्ड फौजी होता है और वो घट चलाता है। घट मतलब घराट, जो वाटर मिल्स होते हैं, और एक महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग होता है बहुत पहले, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पाई होती है उन दोनों के बीच में। तो बहुत अच्छी कहानी अगर आप पढ़ेंगे इसको। तो ये सबसे पहले छपती है हमारी कल्पना नामक पत्रिका में, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा फेमस हो जाते हैं हमारे कौन, शेखर जोशी जी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का सेशन है हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन बोलता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है। तो भाई बाएं से 5वें मतलब बाएं यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब इसको तो इसके देखिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, एग्जाम में पेपर मिलता है आपको ऑफलाइन एग्जाम में, और लास्ट पन्ने में रफ वर्क के लिए होता है खाली। तो वहाँ पे जब तक हमारा, आप जैसे हिंदी के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले ये टेबल बना लें आप, ABCD वाले, ABCDEF वाली, ठीक है। ठीक है, तो ये टेबल बना लें, पूरा लिख लें अच्छे से ताकि आपको समझ में आए, और पहले से भी काउंटिंग होनी चाहिए। 5वें पे कौन सा होता है, 10वें पे कौन सा अक्षर होता है। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें, बाएं से 5वां ये हो गया भाई, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5वां हो गया। और बाएं से 19वें, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसा हमारा 19 में हो गया। तो ये 5 और 19 के बीच में कौन सा शब्द, कौन सा लेटर आएगा ये बोल रहे हो। तो 5 और 19 के बीच में गिन लो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मतलब 6 इधर 6 इधर, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि L बच रहा है, L बीच में आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन C, L। अगली आपको नंबर सीरीज दी गई, मिसिंग नंबर ढूंढना है। 50 दिया है, 50 के बाद 25 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, बाई 2 हो रहा है। ऐसे 26 दिया है, 26 के बाद 13 हो रहा है, यानी कि बाई 2 हो रहा है। ऐसे 14 दिया है, 14 बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, पीला, नीला और पुरुष। तो देखिए पीला, नीला, पुरुष, भाई कोई बात ही नहीं हुई है, पीला ही हो गया, नीला ही हो गया, पुरुष ही हो गया, तीनों अलग अलग है ना, पीला रंग अलग है, नीला रंग अलग है, पुरुष अलग ही कैटेगरी हो जा रही है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका। अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, वैन आरेख बनेगा। ये ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रॉम को 6 5 3 9 लिखा जाता है। देखिए इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, FROM, फ्रॉम को क्या लिखा जाता है, देखिए 6 5 3 9, ठीक है। नॉइस को लिख रहा है ये, देखिए NOISE, नॉइस, नॉइस को लिख रहा है 7 3 4 8 2। तो अब ये रोज को क्या लिखा जाएगा बोल रहा है, देखिए रोज। तो बस सिंपल है, आप कोडिंग कर लो। आर के लिए क्या यूज किया है, देखिए आर के लिए 5 यूज हुआ है, यानी कि 5 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ओ के लिए देखिए 3 यूज हुआ है, नॉइज में 3 लिख लेंगे। एस के लिए क्या यूज हुआ है, 8 हुआ है, 8 लिख लेंगे। ई के लिए यूज हुआ है 2, तो यहाँ पे भी 2, यानी कि 5 3 8 2। तो 5 3 8 2 हमारा किस में है, ये हमारा ऑप्शन डी में है, ठीक है। 5 3 8 2 ऑप्शन डी में है हमारा। ऐसे बनाते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। अगला बोलता है देखिए, इनमें से कितने थैले भूरे हैं लेकिन बड़े नहीं हैं। देखिए एक जो हमारा यहाँ पे वृत्त है वो दर्शा रहा है बड़े को, एक वृत्त दर्शा रहा है भूरे को, एक वृत्त दर्शा रहा है थैले को। अब हमने थैले तो देखने हैं जो केवल भूरे हैं लेकिन बड़े नहीं, बड़े को कट कर लेना। तो ऐसे थैले हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया थैले वाला सर्कल, ये हो गया हमारा भूरे। तो भूरे भी और थैले भी है, तो ये इसमें हमारा 37 आ पा रहा है। देखिए 91 लेते तो 91 हमारे बड़े में भी आ जा रहा है, लेकिन 91 नहीं होगा क्योंकि बड़े वाले सर्किल में भी आ रहा है ना। केवल 37 ऐसा है जो थैला तो है और भूरा भी है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, देखिए एक पुरुष है यहाँ पे, ठीक है, कोई पुरुष है, पुरुष की ओर संकेत किया महिला ने, एक महिला ने कहा, क्या कहा भाई, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र, वह मेरी बहन, यानी कि इसकी कोई बहन होगी। महिला ने क्या बोला, वह मेरी बहन की माता, वह मेरी बहन
की माता, यानी कि इस महिला की बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी कि इनके भाई का पुत्र है, सिंपली पता चल रहा है। तो महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो महिला का भाई उससे किस प्रकार से संबंधित होगा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, पिता हो जाएगा उसका, ठीक है, यही तो होगा इसमें। वह मेरी बहन की माता के एकमात्र, बहन की माता यानी कि उसी की माता, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार से संबंध है, ठीक है, तो पिता होगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण होगी। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करना ना, एग्जाम के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेम फिगर बनाना आप जो या सेम फिगर आप बनाना तो मुश्किल हो जाता है, कभी डिफिकल्ट आते हैं। इसको आप उल्टी तरफ से देखना, ठीक है, उल्टी तरफ से रिफ्लेक्ट करके, मतलब पेज को ऐसे देखना, हवा में समझ पा रहे हैं ना, तो पता चल जाता है कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है की के हिसाब से ऑप्शन डी है। निम्न विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो इन इक्वेशन को समझना पड़ता है भाई, इसमें कैसे आ रहा है देखिए, इसमें सिंपली समझिए आप, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या कर रहा है उसमें। ये कर रहा है इन दोनों को गुणा और इन दोनों को गुणा, देखिए 3 दूना 6 और यहाँ 5 7 35 हुआ ना 35, 35 में से 6 घटा रहा है तब 29 आ रहा है बीच का, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। इन दोनों को गुणा कर रहा है, 3 और 2 को, 5 और 7 को गुणा कर रहा है, तो 7 5 से 35 में से 3 दूना 6 को घटा दे रहा है, 29 आ रहा है। ऐसे ही अगली वाली इक्वेशन में देखिए 5 एकम 5 को गुणा कर रहा है, यहाँ 6 चौक को 24 हो रहा है, 24 में से 5 गया 19। ऐसे ही अगली इक्वेशन में करेंगे हम 3 चौक को 12, ठीक है, और 8 7 56, 8 गुणा 7 करेंगे 56 हो गया, 3 गुणा 4 12 हो गया, तो 56 में से 12 घटा देना हमने, 56 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 44, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 44। समझ पाए ना, ऐसे बनते हैं। अगला देखिए, निम्न उत्तर आकृति में से कौन सा घन दी गई प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो कौन सा घन, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे, देखिए प्रश्न आकृति जो है ना, इसमें हम इसको फोल्ड करेंगे, देखिए तो ये जो हमारा सिरा है ये हमेशा अपोजिट रहेगा इसके, ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस रहेगी, ये वाला फिगर बन सकता है इसमें, और अगर ये पॉइंट वाला ऊपर को जाता है तो इसके साइड में ये स्क्रॉल आ सकता है बिल्कुल जब क्लोज होगा, ये भी सही है इक्वेशन, ठीक है। डी वाली इक्वेशन भी बन सकती है, बट बी वाली इक्वेशन नहीं बन सकती, देखिए बी वाली इक्वेशन नहीं बनेगी इसमें, राइट आंसर बी होना चाहिए इसमें, बी नहीं बन पाएगा इसमें। देखो भाई यहाँ पर देखिए ये है ना, ये अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये इसके साइड में रहेगा, ठीक है, ये इसके साइड में रहेगा, ध्यान रखो। अगर देखिए इस वाले पैटर्न को अगर हम फोल्ड करते हैं, अगर आपने घन वाला टॉपिक किया होगा तब ये समझ में आएंगी चीज़ें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें मैं। बी वाला इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि जो हमारा ये क्रॉस वाला है, क्रॉस वाला जो क्रॉस वाला हमको दिया गया है यहाँ पे, एक साइड का जो सरफेस है क्रॉस वाला, वो जस्ट हमारे ब्लैक के नीचे नहीं आ पाएगा किसी भी हालत में, ठीक है, जब हम घन क्रिएट करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आपने किए होंगे तब आपको समझ में आएगा, बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बैंकिंग वाले जो हैं और एसएससी वालों के लिए तो सरल है भाई। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो देखो यहाँ पे भाई ये तो बन रहा है चतुर्भुज, 1 2 1 2, मतलब 3 यहाँ हो गया, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 दूना 6, 6 त्रिभुज हैं भाई इसमें, ठीक है। देखो अब वैसे गिना देता हूँ, 1 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, ठीक है, 5वां ये पूरा हो गया, 6ठा इन दोनों को कॉम्बिनेशन वाला हो गया, ठीक है, 6 त्रिभुज हैं इसमें, समझ पाए ना। एक ये पूरा भी तो बनेगा बड़ा, ये एक हो गया, 2 3, 3 एक साइड है, ऐसे 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3 3 3 6, बहुत सिंपल है वाला तो, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम किस में, जीएस की तरफ। ओके चलिए, सेशन अच्छा रहा ना, अच्छी तरह आंसर कीजिए सभी लोग। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता आयोग, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जो एसएससी बैंकिंग इन चीज़ों की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाता है ये। पहला क्वेश्चन है चलिए जीएस का, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था भैया हमारी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। प्रांतीय जो विधानसभाएं थी ना, इनके द्वारा चुने गए थे सदस्य। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। तो विश्व का जो सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट का मतलब होता है डूबा क्षेत्र, ये हमारा है किसमें, हमको आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन इसमें सही उत्तर है आर्कटिक महासागर।
मुख्यतः गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश में हम मानते हैं जो उस समय के मंदिर बने और बहुत से हमारे भवन वगैरह बने, इनकी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। कला और स्थापत्य कला अपने चरम पर थी गुप्त काल में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 28 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? तो देखिए, भारत जो परिषद बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसकी समाप्ति की जाती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, 1935 अधिनियम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये शेयर बाजार से संबंधित है और इसकी स्थापना हुई थी, बहुत पुराना है भाई, 1875 का है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, 1875। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज का नाम आ गया तो एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता होगा आपको, जो हमारा शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट पे निगरानी कौन रखता है? तो ये रखता है सेबी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी हमारा रखती है नियंत्रण पूरे इस बाजार पे, शेयर बाजार पे। निम्न में से किस एक विद्रोह की उत्पत्ति असम में हुई थी? वर्तमान असम में यहाँ पे से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इनमें से अहोम जो विद्रोह था ना, ये असम में हुआ था, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक देश लैंड लॉक्ड देश है? लैंड लॉक्ड मतलब स्थल रुद्ध, यानी कि जिसकी चारों तरफ स्थल ही है, कोई समुद्र से टच नहीं है, वो कुछ तटीय रेखा नहीं है उसकी, ऐसा देश कहलाता है स्थलबद्ध देश। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा बोलीविया, ऑप्शन बी। गांधी जी ने डैश डैश घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो आप सभी को पता है गांधी जी ने जो चौरा चौरी की घटना हुई थी 1922 गोरखपुर में, जहाँ पर कुछ हमारे आंदोलनकारियों के द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था चौकी में। तो इस घटना के बाद गांधी जी आहत हो गए और उन्होंने वापस ले लिया था। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी भारत में गरीबी और बेरोजगारी का आकलन करने के लिए। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, गरीबी एवं बेरोजगारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिए, सेम पैटर्न मिल रहा है आपको, मैं फिर से बोला, बिल्कुल भी आप यहाँ पे बने रहिए, शेयर कीजिए। तो जो आपका यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होना है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आना है, बिल्कुल ऐसा डिट्टो, कोई इसमें आपका दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमारा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? देखिए, किसी भी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपसौर बोलते हैं इसको, निकटतम स्थिति को उपसौर बोलते हैं। निम्न में से एक आउटपुट युक्ति नहीं है? बहुत अच्छा, देखिए इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं होगा? ड्रम पेन प्लॉटर है भाई, ईयरफोन्स आउटपुट युक्ति है, सीआरटी मॉनिटर भी हमारा आउटपुट युक्ति है, डिजिटल कैमरा नहीं होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही उत्तर है डिजिटल कैमरा। कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कमांड्स को ले जाने वाली जो प्रक्रिया है वो कहलाती है फैचिंग। बोलते हैं ना, देखा आपने, देखा होगा कभी, डाटा फैचिंग। डाटा फैचिंग, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, ईमेल वगैरह में भी कभी आता है फैचिंग। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संच, सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? ठीक है, तो जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पे जो नियमों का संच होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, वो कहलाता है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ऑप्शन इसमें से उत्तर हो जाएगा प्रोटोकॉल्स। मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना बजट आवंटित हुआ है? देखिए, करंट का क्वेश्चन है। तो मनरेगा आप सभी को पता है, महात्मा गांधी हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड 2009 में इसका नाम मनरेगा किया गया था। और इसके लिए जो बजट दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा 20-21 के लिए, वो है 61,500 करोड़। ऑप्शन 20 में से उत्तर है 61,500 करोड़ रुपए। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन जो विषय होता है वो समवर्ती सूची का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है समवर्ती सूची। वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद किस में है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ये बोला गया है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है अनुच्छेद 280। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था?
तो ये हमारा लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। ठीक है, ऑप्शन 20 में से उत्तर है अक्टूबर 2005। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी थी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रफीक जकारिया। ठीक है, रफीक जकारिया की पुस्तक है ये। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है CTS, LTS एंड 40S। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लैटिन भाषा के शब्द हैं और ये ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अदिति अशोक देखिए चौथे स्थान पे रही थी हमारे टोक्यो ओलंपिक 2020 में, चौथे स्थान पे। एक स्थान से पदक चूक गई और इनका संबंध है गोल्फ से। ठीक है, गोल्फर हैं अदिति अशोक। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कौन कराता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये करवाता है भाई फाइनेंस, जो हमारा कमीशन होता है, वित्त आयोग। ठीक है, तो इससे संबंधित, माफ कीजिएगा वित्त आयोग नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी होगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है वित्त मंत्रालय। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला जो व्यक्ति था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदयन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे मौर्य वंश के शासकों का जिक्र हो रहा है और साथ ही कनिष्क दिया गया, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य होगा। वैसे पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाई थी सबसे पहले उदयन ने बनाई थी वो। ओके, जब महाजनपद काल चल रहा था, उसके बाद तो फिर मौर्य वंश आता है ना। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में GST को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले असम राज्य ने। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू हुआ। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? देखिए स्तूप जो होते हैं, आप बौद्ध स्तूप बोलते हैं ना, वो स्तूप जो है वो शब्द कहाँ पे मिलते हैं साक्ष्य उसके? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं सबसे पहले हमको ऋग्वेद में। ऑप्शन सी। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर पे जो हमारा इन्फॉर्मेशन होती है डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होती है। ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, डिजिटल डेटा। निम्न में से कौन सा एक केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं होगा? यानी कि ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा इसमें। कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर कर, ये कोई कर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बाकी प्रतिभूति व्यापार पर कर, इनकम टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है और लाभांश उपहार कर भी डायरेक्ट टैक्स होता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो हुमायूं का जो मकबरा है ये हमारा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए। ठीक है, दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? यानी कि देखिए जब अंग्रेजों ने मद्रास में अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार शुरू किया ना, बाद में फिर मद्रास प्रेसिडेंसी भी बन जाती है, उनका राज इतना बढ़ जाता है। ऐसा है तो क्या ब्रिटिशर्स ने पहले अपने कंपनी को ले, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना भारत, तो अंग्रेज थोड़े आए थे कब्जा करने के लिए। तो अंग्रेजों ने मद्रास में भी जब अपनी कंपनी खोलनी चाहिए तो वहाँ के जो लोकल शासक थे उससे पट्टा लिया, यानी कि उससे सनद ली, लाइसेंस लिया। ठीक है, और ये चंद्रगिरी का शासक था उसमें। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बाद में फिर एक्वायर कर लेते हैं खुद ही, वो प्रेसिडेंसी बन जाती है, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए GS का सेक्शन कंप्लीट। अब बढ़ेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चनों में। उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत स्तर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा एफर्ट लगाते हैं हम कोई भी टेस्ट सीरीज बनाने में। वो हमारी 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन पे चल रही थी, अब तो ख़त्म हो गई है। अभी भी जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया कर सकते हैं, एप्लीकेशन के स्टोर पे जाओ आप लोग। हमारी एप्लीकेशन इसी नाम से, चैनल के नाम से सेम, देवभूमि करियर पॉइंट से गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, डायरेक्ट लिंक से भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो 50 प्रैक्टिस सेट हैं उनको एक बार लगा लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, और उसका बेनिफिट होता है नहीं होता है फिर मेरे को एग्जाम के बाद आने के बाद बताना आप लोग। चलिए उत्तराखंड के क्वेश्चन देखो। तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 1877 में अल्मोड़ा के द्वारा 8वें कप मार्क्स होने के प्रमाण किसने दिए थे? तो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अल्मोड़ा के द्वारा 8वें कप मार्क्स, जो ओखली नुमा गड्ढे होते हैं हमारे बड़े बड़े पासाड़ों में जो कि पुरानी सभ्यता को दर्शाते हैं, ये खोज सबसे पहले की थी किसने? रिवेट कॉर्नॉक ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, रिवेट कॉर्नॉक। ये द्वारा 8 की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देवी धुरा वाला जो है हमारा फिर हेनवुड से भी संबंधित है अभी। अल्मोड़ा का पौराणिक नाम रामशिला किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको बहुत यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे।
तो अल्मोड़ा का पौराणिक नाम रामशिला जो मिलता है मानस खंड में मिलता है, ऑप्शन डी। टिहरी की सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्य प्रकाश रतोड़ी ने कब किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए टिहरी में स्थापित हुई थी हमारी बाल सभा और इसका गठन हुआ था 1935 में, 1935 में, ठीक है, 1935 में। ऐसे ही एक अमन सभा भी बनी थी 1930 के आसपास हमारी, ठीक है। अमन सभा, बाल सभा, ये सभी पता होना चाहिए आपको। प्रेम सभा कब बनी, हैप्पी क्लब कब बना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में। केशवराय मठ जो है हमारा वो किस शैली में निर्मित है? केशवराय मठ, तो केशवराय मठ जो था पंवार काल में बना था ये, और इसकी शैली कत्यूरी शैली, ऑप्शन है। त्रिशूल लेक बाड़ाहाट से किस वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? तो बाड़ाहाट यानी कि उत्तर काशी वाला जो त्रिशूल लेक है, इससे हमें पता चलता है कि एक बार उत्तराखंड के संपूर्ण भूभाग में चल्ल वंश का भी शासन रहा। चल्ल वंश, अशोक चल्ल, ठीक है। तो चल्ल वंश का भी शासक रहा था, मतलब शासन रहा था उत्तराखंड की धरती पे। ऐतिहासिक काल में कत्यूरी राजवंश के समकालीन, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को समझिए, ऐतिहासिक काल में कत्यूरी राजवंश के समकालीन एक चक्रा, चक्राता का पुराना नाम था एक चक्रा, निम्न में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो हम पढ़ते हैं ना 1050 का टाइम आते आते उत्तराखंड में बहु अराजकता हो जाती है, यानी कि बहुत जगह अलग अलग वंश हमारे पैदा हो रहे होते हैं। कत्यूरी तो पहले शुरू हो चुका है हमारा, कत्यूरी तो चल ही रहा है, लेकिन उसकी भी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं। एक चक्रा जो हमारा था, चक्रा था, वहाँ पे शासन कर रहा था बाहुबाण वंश, ठीक है। ब्रह्मपुर में अलग ही चल रहा है, गोविशांग में अलग ही चल रहा है, उसके अलावा हमारा कालीकुमा में चंद्र शासन चल रहा है, वहाँ हमारा श्रीनगर में परमार वंश चल रहा है, ठीक है। चाँदपुरगढ़ी में, उसमें श्रीनगर नहीं आएंगे, चाँदपुरगढ़ी में परमार वंश चल रहा है। गंगोली हाट में हमारा मणकोटी वंश चल रहा था। बारामंडल में अलग कत्यूरियों की शाखा थी, पाली पछाव में अलग थी, अस्कोट शाखा अलग हो गई थी। तो ये अलग अलग उसमें क्या था, उसमें उत्तराखंड राज्य में बहु अराजकता का समय चल रहा था। तो एक चक्रा यानी कि चक्राता में हमारा बाहुबाण वंश काम कर रहा था उसमें, ठीक है। दुमक का राजवंश भी चल रहा था उसमें। पौड़ी नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो पौड़ी नगर पालिका बनी थी हमारी 1957 में, 1957, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसमें। कटारमल जो बड़ादित्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है यूके SSC और यूके PCS का। कटारमल सूर्य मंदिर बड़ा आदित्य, आदित्य का मतलब सूर्य होता है ना, अल्मोड़ा में स्थित है ये। अल्मोड़ा टाइम्स समाचार पत्र कब से शुरू हुआ था? देखिए अल्मोड़ा अखबार नहीं बोला जा रहा, इसमें अल्मोड़ा टाइम्स बोला जा रहा, ठीक है। तो अल्मोड़ा टाइम्स जो अखबार था ये शुरू हुआ था 1987 से, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, 1987। पहला चंद्र शासक जिसके बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त होता है, तो कौन सा हमारा पहला चंद्र शासक था जिसका लिखित हमको प्रमाण मिलता है, यानी कि पहला हमको ताम्रपत्र प्राप्त होता है जिसका, ठीक है। तो ये शासक था या शिलालेख या जो भी चीज़ है एक प्रत्यक्ष मिलता है हमको, वो अभय पाल था, अभय चंद माफ कीजिएगा, ठीक है। क्या था इसका नाम? अभय चंद। तो पहला शासक था जिसका लिखित प्रमाण प्राप्त होता है। किस वर्ष पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था? कौन सा वर्ष था पौड़ी को जब हिल स्टेशन बनाया गया? तो ये था 1992 का वर्ष, 1992, इनके ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म कौन सी है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो राज्य की एक फिल्म है हमारी तेरी सौं। सौं का मतलब होता है कसम, सौं का मतलब होता है कसम, ठीक है, कसम। और तेरी सौं जो फिल्म है ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, मेरे मन में क्वेश्चन बन रहा है ऐसा, उत्तराखंड की कौन सी फिल्म है जो कुली बेगार आंदोलन पर आधारित है? कुली बेगार आंदोलन पर आधारित राज्य की मूवी जो है वो है मधुली। मधुली जो फिल्म है ये कुली बेगार आंदोलन पर आधारित है, ठीक है। रामायण प्रदीप नामक रचना निम्न में से किसने की थी? तो रामायण प्रदीप की रचना की थी हमारी मेधाकर शर्मा ने, ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। कुली एजेंसी के दूसरे सचिव कौन थे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ठीक है। कुली एजेंसी आपको पता है ना, गढ़वाल में बनाई जाती है कुली बेगार का अस्थायी हल निकालने के लिए कुली एजेंसी की स्थापना होती है। और कुली एजेंसी के जो हमारे दूसरे सचिव बनते हैं वो बनते हैं तारादत्त गैरोला जी, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, तारादत्त गैरोला। किस तिथि को अंग्रेजों ने देहरादून पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था? तो देखिए जब आंगल गोरखा युद्ध होता है तो सबसे पहले देहरादून से शुरुआत होती है, और देहरादून पर सबसे पहले हमारा ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेते हैं। ये तिथि थी हमारी 30 नवंबर 1814, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, 30 नवंबर 1814।
गांधी ने उत्तराखंड के डैश डैश को देशभक्त की उपाधि दी थी। तो जब महात्मा गांधी ने कुमाऊं यात्रा की थी उस समय एक व्यक्ति को देशभक्त बोला और ये व्यक्ति था विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विक्टर मोहन जोशी को देशभक्त की उपाधि दी थी गांधी ने। खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो खतलिंग ग्लेशियर को भी ट्रैक ऑफ द ईयर मिला 2017 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है 2017। मेदगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो मेदगंगा और दूधगंगा जो दोनों हैं ये भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है भिलंगना। नदी तंत्र वाला जो टॉपिक किया था हमने उसमें अच्छे से बताया, आपको परीक्षाओं में रिवीजन में भी बताया। मणिकार्णिक कुंड कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में मणिकार्णिक जो कुंड है इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी गुप्त काशी के निकट। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है गुप्त काशी। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी तथा पश्चिमी नयार नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार मिलती हैं भैया हमारी सतपुली में। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है सतपुली। श्रीदेव सुमन द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है तो देहरादून में ये स्थापित हुआ था 23 जनवरी 1939। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है 23 जनवरी 1939। हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो हरगोविंद पंत जो थे गर्म विचारधारा के थे और ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन बी इसमें से उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, बात हो रही है उरेडा की। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उरेडा। तो उरेडा देखिए, उरेडा जो पहले स्थापित था अल्मोड़ा में था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है देहरादून में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है देहरादून। ठीक है, उरेडा वर्तमान में देहरादून में, कंफ्यूज मत हो ना। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो काठगोदाम जो है कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाता है। काठगोदाम में गुलाब घाटी भी स्थित है। काठगोदाम के निकट ही हमको चित्रशिला भी देखने को मिलता है। ठीक है, काठगोदाम का पुराना नाम चौहान पाटा था। महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। काठगोदाम में लकड़ियों का पहले ढेर रखा जाता था ब्रिटिश काल में, इसलिए इसका नाम काठगोदाम पड़ गया। काठगोदाम में पहली रेल आई थी 1884 में और काठगोदाम जो है हमारा गौला नदी के तट पर है। ऑप्शन बी गौला। अस्कोट आंदोलन कब घटित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, अस्कोट राजशाही जब चरम पे थी और अत्याचार बढ़ने लगा और टिहरी के भी लोगों के बारे में सुना, क्योंकि टिहरी में भी उस समय काफ़ी जन आंदोलन हो रहे थे। अस्कोट के लोगों को भी पता चल गया भाई टिहरी गढ़वाल या टिहरी रियासत का विरोध हो रहा है, तो यहाँ के राजा भी हम पे थोड़ा जुल्म डाल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी आवाज़ उठाएं। इसलिए 1924 में अस्कोट राजतंत्र के खिलाफ भी हमारे क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, यानी कि आंदोलन हुआ था। तो 1924 ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। कल्याण सिंह रावत द्वारा हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब की गई? तो कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के जनक इनको कहा जाता है। इनके द्वारा हमारा हिमालयन वन्य जीव संस्थान स्थापित किया गया 1974 में, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है 1974। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाद में पिन कर दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकीनंदन पांडे जी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है देवकीनंदन पांडे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, दिए गए विकल्पों में जितने भी हमको विकल्पों में दिए गए सब कत्यूरी शासक हैं। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन आपके लिए, जितने भी कत्यूरी शासक हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ताम्रपत्र मिलते हैं वो ललित सूर्यदेव के मिलते हैं। ऑप्शन है बोलता हुआ बद्रीनाथ घबराए हुए शब्द किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बोलता हुआ बद्रीनाथ घबराए हुए शब्द ये रचनाएं हैं हमारी लीलाधर जगुड़ी जी की। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है लीलाधर जगुड़ी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो इन दोनों व्यक्तियों ने अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसमें भाग लिया था 1919 वाला, 1919 वाला। कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। कुमाऊं परिषद तो मान के चलो कुली बिगाड़ हो गया, कुमाऊं परिषद हो गया, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। चारों जितने भी कुमाऊं परिषद के अधिवेशन है 6 के 6 उनको आपने याद रखना है और उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक भी दी थी आपको आज SMT को बंद किया वाली। ठीक है, इससे आप लगा सकते हैं। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ और जयदत्त जोशी जे से, ऐसे दूसरा अधिवेशन हमारा हल्द्वानी में होता है
और अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने की थी, टी से। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है तारादत्त गैरोला। अगला देखिए, बधानगढ़ या ग्वालदम का युद्ध 1581 में किसके बीच हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्वालदम का जो युद्ध हुआ था ना, या बधानगढ़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ये बलभद्रपाल और रुद्रचंद के बीच में हुआ था, यानी कि पंवार शासक बलभद्रपाल और चंद शासक रुद्रचंद के बीच में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर, बलभद्रपाल और रुद्रचंद। पंच भाई कठैत किस पंवार शासक के समकालीन थे? तो पांच भाई कठैत या पंच भाई कठैत ये हमारे समकालीन थे किसके? प्रदीप शाह के। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें से उत्तर देगा प्रदीप शाह, ये घटना जो हुई थी। निम्न में से उत्तराखंड में प्रचलित कृषि उपकरण नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम यूके पीसीएस ने यहाँ से क्वेश्चन उठाया था एक। तो उत्तराखंड में जो कुटला है, ये हमारा कुटला होता है दोस्तों, जो हमारी खुरपी होती है उस टाइप का होता है, छोटा। ठीक है, कुदाल टाइप की। मई जो होता है, मिट्टी को बराबर करने के लिए किया जाता है यूज। ठीक है, ऐसे होता है ये दाने नुमा। और हल जो होता है तो सभी जानते हैं। बलडंग जो है ये हमारा कृषि उपकरण नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, बलडंग एक आभूषण होता है। बलडंग क्या होता है? एक आभूषण होता है। निम्न में से किस व्यक्ति को गढ़वाल में पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है? ठीक है, तो गढ़वाल में पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है हमारा चंद्र मोहन रतोड़ी को। ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन बनता है, देखिए ध्यान से समझिए, किस व्यक्ति को गढ़वाल में पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है? तो चंद्र मोहन रतोड़ी। यहीं पे अगर क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति को गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? गढ़वाल पत्रकारिता का, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? विशंबर दत्त चंदोला जी। ठीक है, दोनों पॉइंटों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग राज्य की जो महिला साक्षरता दर है कितनी है? तो उत्तराखंड की जो महिला साक्षरता दर थी 2011 जनगणना के अनुसार वो थी 70%, 70%, यानी कि ऑप्शन डी। वर्ष 1983 में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोक संस्कृति संग्रहालय स्थापित हुआ 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 में से उत्तर है यशोधर मठपाल। उत्तराखंड की पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद था? तो उत्तराखंड की पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब आई थी? 2018 में आई थी। ठीक है, और उसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया था उसमें सबसे ज़्यादा जो HDI रेट था वो हमारा देहरादून का था। ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है, देहरादून इसमें प्रथम स्थान पे था। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का पहला बाल थाना देहरादून के डैश डैश में खोला गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। उत्तराखंड का पहला बाल थाना खोला गया है देहरादून के डालनवालन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें से आंसर देगा डालनवाला। लास्ट क्वेश्चन फिर से करंट का क्वेश्चन है। 2021 के पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड के प्रेमचंद शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए दो व्यक्तियों को 2021 में भी हमारे पद्म अवार्ड दिए गए थे ना, पद्मश्री। प्रेमचंद शर्मा भी इसमें एक थे। तो प्रेमचंद शर्मा का संबंध है कृषि से। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, कृषि क्षेत्र से रिलेट करते हैं हमारे प्रेमचंद शर्मा। ओके, तो ये हो गया भैया हमारा मॉडल पेपर 20। ठीक है, अगर फिर से बोलना, इसकी जो कट ऑफ है 60+ मान के चलो, क्योंकि पेपर थोड़ा ठीक ठाक था, इतना सरल भी नहीं बोल सकता मैं इसको। और 70+ जो ला रहे लोग वो तो बिल्कुल ही बहुत ही हाई लेवल पे हैं, बहुत अच्छा, वो मतलब सिलेक्शन के क्लोज ही हैं वो, बाकी बस कोई कॉन्फिडेंस एनर्जी वाली मैंने बात की। 60+ वाले हो सकता है उनका दिन अच्छा होगा तो वो 70+ वालों के समान ही रहेंगे एग्जाम में, और 60 से तो कम हो रहे जनरल कैंडिडेट्स के, तो फिर मान के चलो यार तैयारी थोड़ा आपकी कमज़ोर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी कमजोरी काफ़ी कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। अभी वीडियो का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, आगे, तो बिल्कुल आप पॉजिटिव बने रहिए। और जाने से पहले हमेशा बोलता हूँ, अपने जीवन में आपने एक पेड़ लगाना है और लोगों को भी अवेयर करना है एक पेड़ के लिए, लगाने के लिए, कि पेड़ की क्या महत्वता है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए। पर्यावरण तो गोली मारो, हमारे लिए कितना ज़रूरी है पेड़ वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्तराखंड के जब खूबसूरत प्लेसेज में आप घूमने जाएँ तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मॉडल पेपर अभी कोशिश रहेगी आने वाले 1-2 दिनों तक लगातार आपको देने की, तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और इसके साथ साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। और एग्ज़ाम देने से पहले दिन एक मोटिवेशनल कोट आपको ज़रूर दूंगा, वीडियो दूंगा, ताकि आप अपना 100% एग्ज़ाम में देकर आएँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, खूब एनर्जेटिक रहे, कॉन्फिडेंट रहें। एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होने हैं, अब इतने टाइम से आपने पढ़ा है उसका आउटपुट देना है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो सी यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।